हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोटा स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर शीतयुद्ध का दौर को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और यह जो चैप्टर होगा शीतयुद्ध का दौर कोल्ड वार एरा, यह दो पार्ट में विभाजित होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में हम केवल पार्ट 1 को ही कवर करेंगे और जो अगला वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें जो चैप्टर फर्स्ट होगा उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 ही होगा और आधा चैप्टर को इसमें खत्म किया जाएगा। यह समकालीन विश्व में राजनीति जो चैप्टर है क्लास 12th की, उसका फर्स्ट चैप्टर है शीतयुद्ध का दौर। ठीक है, यह वीडियो उन सभी के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की, बिहार बोर्ड से, उत्तर प्रदेश बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड से अगर वे तैयारी कर रहे हैं या और उनके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक शामिल है क्लास 12th की, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। वे जरूर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस जो क्लास की पीडीएफ होगी, प्रेजेंटेशन होगी, ये अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप यहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में किन किन टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे इस पार्ट 1 वाले वीडियो में, तो सबसे पहले हम शीतयुद्ध का दौर को देखेंगे कि शीतयुद्ध का दौर क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है शीतयुद्ध का दौर। तो सबसे पहले हम शीतयुद्ध के दौर को समझेंगे। उसके बाद शीतयुद्ध के दौरान सैन्य संगठन बनाए गए थे, उसको भी देखेंगे। और महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बनाती थी, इसे भी जानेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, आखिर क्यूबा का मिसाइल संकट कैसी घटना थी, किस प्रकार का माहौल था उस दौरान। इन सभी बातों को हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और जो बचे हुए जो टॉपिक्स होंगे उनको पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। फिलहाल पार्ट 1 को देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शीतयुद्ध, कि शीतयुद्ध था क्या। तो शीतयुद्ध आप यहाँ देख रहे होंगे कि शीत और युद्ध दो टर्म्स है। शीत का मतलब होता है शीतल, ठंडा, और युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा मार काट, यही। तो यानी ठंडे तरीके से, नरम तरीके से, शीतल तरीके से लड़ा गया युद्ध शीतयुद्ध कहलाता है। अब भाई ठंडे तरीके से किस प्रकार युद्ध लड़ा जाता है, चले देखते हैं उसे भी। तो यह जो शीत युद्ध था एक प्रकार का वाक युद्ध था। वाक युद्ध क्या होता है, तो वाक युद्ध केवल बोल कर ही लड़ा जाने वाला, गाली गलौज जिसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि सिर्फ बोला जाना, उसमें किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नहीं करना, वाक युद्ध कहलाता है। जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा अन्य प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। यह जो शीत युद्ध था यह केवल वाक युद्ध था, यानी इसमें बोल कर लड़ा गया, आंखें दिखाकर लड़ गई। इसमें कागज के गोलों का यानी बहुत बड़े बड़े साइन हुए, ट्रीटी हुई, संधियां हुई, पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया, समाचार पत्र में एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बयान निकाले गए, रेडियो का प्रयोग किया गया, और जितने भी प्रचार साधन हो सकते थे, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया और अखबार हो गई, इन सभी का इस्तेमाल किया। लेकिन वास्तव में न तो कोई गोले बारूद चले और न कुछ भी हुआ। और इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली जैसा कि मैंने बताया, और न ही कोई घायल हुआ, किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी, जान माल की हानि नहीं हुई। और यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। इस युद्ध में कूटनीति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। जो प्लानिंग था, प्लानिंग के तरीके, लड़ाई के तो प्लानिंग बनाए गए लेकिन वास्तव में लड़ाई हुआ नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ कूटनीतिक उपाय का ही सहारा लिया गया। और इसमें दोनों महाशक्ति, कौन दोनों महाशक्तियां, तो एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए सभी उपायों का सहारा लिए, यानी हर संभव कोशिश किया कि हम सामने वाली महाशक्ति को हरा दें और विश्व में एकमात्र शक्ति बनकर रहें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी को हम शीतयुद्ध कहते हैं। अब ये जो दो महाशक्तियों की चर्चा मैंने किया, ये दो महाशक्तियां मानचित्र पे कहाँ हैं, तो अमेरिका की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका यहाँ है, और ये जो लाल वाला आप देख रहे हैं एरिया पूरा, ये सोवियत संघ का इलाका है। ठीक है, तो मानचित्र पे आपने इससे देख लिया। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा बनाए गए संगठन, जो सैन्य संगठन बनाए गए थे अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा। 1949 में
अमेरिका के नेतृत्व में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो का गठन किया गया था। अब नाटो के सदस्यों को शांति का भागीदार कहा जाता है। जो दो महाशक्तियां बनाई गई थी उसमें तो एक तो नाटो था जिसका निर्माण 1949 ईस्वी में अमेरिका ने किया था, और साम्यवाद को रोकने के लिए जो सोवियत संघ का इलाका था उनके सदस्यों को रोकने के लिए उनके विरोध में इसका गठन किया गया था 1949 में। और अब नाटो के सदस्यों को शांति का भागीदार भी कहा जाता है। और इसके विरोध में जो संगठन बनाया गया था उसका नाम था वार्शा, और इसे 1955 ईस्वी में सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वार्शा जो बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी प्रभुत्व से बचाना था। जितने भी लोग वार्शा में शामिल थे, वार्शा वाले गुट में शामिल थे, उन सभी सदस्य देशों को अमेरिका के गुट से बचाना था, अमेरिकी प्रभुत्व से बचाना था, और उसके वर्चस्व से इन सदस्यों को बचाना ही मेन मकसद था वार्शा। अब हम देखेंगे कि नाटो और जो वार्शा बनाए गए थे सैन्य संगठन, इनमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो मानचित्र पे देख लें तो यहाँ पे आप जरा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन जो पीला वाला है, पीला वाला जितने भी इलाके हैं नाटो में शामिल थे, अमेरिका के पक्ष में थे, तो ब्रिटेन यहाँ शामिल था। फ्रांस भी शामिल था, स्पेन भी शामिल था, पुर्तगाल, पश्चिमी जर्मनी, इटली, यहाँ तक कि नॉर्वे भी शामिल था। ये सभी जो इलाका है पीला वाला, यहाँ तुर्की भी शामिल था। इसमें तो नाटो वाले में। अब हम वार्सा वाले पैक्ट में देखें, वार्सा पैक्ट में कौन कौन से शामिल थे। तो जितने भी रेड कलर से हैं वो सभी इलाके वार्सा में शामिल थे, जिसमें सबसे प्रमुख सोवियत संघ था, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद पूर्वी जर्मनी, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सभी देश जो थे ये शामिल थे वार्सा पैक्ट में। ठीक है, तो आपने इसकी मानचित्र पे स्थिति भी देख ली कि कौन कौन से देश नाटो में शामिल थे और कौन कौन से देश तो वार्सा पैक्ट में शामिल थे। अब हम चलेंगे कि महाशक्तियों का छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन। आखिर किन कारणों से जो महाशक्तियां थे वे छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाते थे, उनसे दोस्ती करते थे। तो इसके महाशक्तियों छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन निम्न कारणों से रखती थी। इसके एक दो नहीं बल्कि अनगिनत कारण थे, उनमें हम प्रमुख कारणों की चर्चा यहाँ करेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है कि महाशक्तियां छोटे देशों से सैन्य गठबंधन करके युद्ध में या युद्ध की सामग्री पर होने वाले खर्च को छोटे छोटे देशों में बांटकर अपने खर्च के बोझ को हल्का करना चाहती थी। अर्थात कि जो महाशक्तियां होती थी जैसे अमेरिका और सोवियत संघ, ये अपने अपने गुटों में शामिल करते थे जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे देशों को, और उनसे जो युद्ध पे खर्च होते थे जैसे बारूद बनाने में, गोले बारूद बनाने में, बम बनाने में, तो इनमें पैसे खर्च होते थे। तो इन पैसों के जो खर्चे थे इन देशों से मांगा करते थे, और इन देशों से मांगकर अपने बोझ जो कर खर्च के बोझ थे उनको हल्का करना चाहता था, ताकि एक देश पर इन महाशक्तियों पर अपने जो खर्च का बोझ ज़्यादा न लगे और इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर रह सके। ठीक है, एक तो कारण तो ये था कि महाशक्तियों से पैसे मांग, छोटे छोटे देशों से पैसे मांगकर अपनी स्थिति अच्छी रखना चाहता था ताकि आर्थिक रूप से कमजोर ना हो। और दूसरा कारण था कि वही महाशक्तियां छोटे देशों से सैन्य गठबंधन कर उन देशों के महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन थे जैसे खनिज हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और पेट्रोलियम पदार्थ भी जितने भी हो गए उन सभी को अपने हित में प्रयोग करना चाहते थे। यानी पूरी तरह से छोटे देशों को गुलाम बनाए हुए थी, और उनके भूभाग पर जितने भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन थे उन सभी को अपने हित में प्रयोग करना चाहती थी और करती भी थी। और तीसरा प्रमुख कारण क्या था कि महाशक्तियां छोटे देशों के भूभाग को, उसके जमीन को अपने सैनिक अड्डों के रूप में प्रयोग करना चाहती थी। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने गुट में शामिल देशों के जो भूभाग थे वहां अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहते थे, ताकि अगर भविष्य में कोई लड़ाई भी हो तो जल्दी से जल्दी दुश्मन के देशों पर हमला बोला जा सके। ठीक है, इस कारण से ये छोटे छोटे देशों के भूभाग पर अपने सैनिक अड्डे बनाती थी, सैनिक छावनी बनाती थी, और अपने सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें सेटल करती थी और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रखती थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो जिन कारणों से महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाए रखती थी। अब हम अंत में देखेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। आखिर क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है।
इसे ध्यान से समझिए। हुआ क्या कि 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के जो क्यूबा है, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। यानी 1961 में सोवियत संघ के जो नेता थे उन लोगों को चिंता सता रही थी, उन लोगों को टेंशन हो रहा था कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा और क्यूबा पर हमला कर देगा और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा, उनका तो शासन हट जाएगा। इनको ऐसी टेंशन हो रही थी, किनको? तो सोवियत संघ के नेताओं को। क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक देश है। इसे हम भौगोलिक मानचित्र में भी देखेंगे। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। क्यूबा भले ही अमेरिका के पास है, अमेरिका के तट से लगा हुआ देश है, लेकिन इसका जो संबंध है उसका गहरा जुड़ाव सोवियत संघ से था, ठीक है। और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता भी देता था, यानी अगर पैसे की बात आ जाए या फिर किसी प्रकार के सलाह की बात आ जाए तो वहां पे सोवियत संघ उसे वित्तीय और कूटनीतिक दोनों तरह की सहायता देता था, ठीक है। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। यानी जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उसने सोचा कि क्यों ना हम क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल लें। अभी फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो महाशक्तियां थी छोटे देशों के भूभाग को सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहती थी। तो जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने भी ऐसा ही सोचा कि हम जो क्यूबा है उसको सैनिक अड्डे के रूप में बनाएंगे और उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हुआ क्या कि 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। वहाँ चूंकि उन्होंने सैनिक अड्डा बना लिया था, तो अब सैनिक अड्डा बना लिया तो वहाँ अपने परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार, बम, गोले बारूद, सब टैंक जो जितने भी थे, लड़ाकू विमानें वहाँ तैनात कर दिए। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। यानी क्यूबा तो अमेरिका के तट पे लगा हुआ एक द्वीपीय देश है, वहां अगर सेटल कर दिया अपने सामानों को तो बहुत करीब आ गया अमेरिका से, ठीक है। अब क्यूबा से हमला करेगा तो अमेरिका के बहुत ज़्यादा ठिकाने पे, बहुत बड़े इलाके पे हमला बोल सकता है और अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसे हम मानचित्र पे देखेंगे, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे हम क्लियर कर देंगे आगे। फिर आगे देखते हैं। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। कितने हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बाद अमेरिकियों को यह पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं और वो भी अमेरिका पर वार करने की मंशा है उनकी, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति उस दौरान जॉन एफ कैनेडी थे और उन्होंने ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, दोनों के बीच संबंध खराब हो। ऐसा कुछ भी करने से जॉन एफ कैनेडी घबरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। यहाँ पे आप समझिए कि देखिए यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ पे लाल कलर में जो देख रहे हैं सोवियत संघ है, और जो क्यूबा है जिसकी चर्चा भी बहुत देर से हो रही है वो कुछ यहाँ है, ठीक है, एक द्वीपीय देश है। तो इन्होंने किया क्या कि सोवियत संघ ने तो सैनिक अड्डा बना लिया और अपने सारे साजो सामान जितने भी लड़ाकू विमान थे उससे भी कहाँ ला के रख दिए? तो क्यूबा में। अब यहाँ से अगर वार करेगा अमेरिका पे तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े इलाके पे वार कर सकता है, कितने बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट यहाँ से वार करता तो बहुत ज़्यादा नहीं उसको प्रभावित कर सकता था, लेकिन अगर अमेरिका पर वार करना है तो उन्होंने किया क्या कि यहाँ क्यूबा पर अपनी सारी परमाणु हथियारें तैनात कर दिया। क्योंकि क्यूबा की स्थिति जो संबंध थे वो सोवियत संघ से बहुत ज़्यादा बेहतर थे, उनकी अच्छी साठगांठ थी। तो इस प्रकार उन्होंने सारे साजो सामान कहाँ सेटल कर दिए? तो क्यूबा में लाकर खड़े कर दिए। अब यहाँ से वार करेगा तो पूरा अमेरिका उड़ा सकता है, ठीक है। यही स्थिति कह रहा था कि दोगुने ठिकानों पर हमला बोल सकता है। इसे चलते हैं, हम देखते हैं आगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि जितने भी अमेरिकी जंगी बेड़े हैं जल्दी से जल्दी क्यूबा की तरफ खदेड़ो उनको।
और क्यूबा की तरफ खदेड़ो, और सोवियत संघ के जो जहाज हैं उनको रोका, और क्यूबा अमेरिका की तरफ आने से उन्हें मना करो, उन्हें आने नहीं दिया जाए। इस तरह अमेरिका जो है सोवियत संघ के इस मामले के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था। जॉन एफ कैनेडी बताना चाह रहा था सोवियत संघ को कि भैया हम इस मामले के प्रति बहुत गंभीर हैं, और अगर नहीं संभले तो हम बहुत ज़्यादा घातक प्रहार करने में से भी नहीं चूकेंगे, ठीक है, इसलिए समझ जाओ, ज़्यादा गंभीर खतरा मोल मत लो, ठीक है। ऐसा उनका कहना था जॉन एफ कैनेडी का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध तो होकर रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से रस्साकसी थी, दोनों तरफ से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। यह जो पूरा घटनाक्रम था, 1962 में क्यूबा पर मिसाइलें तैनात कर दी, अमेरिका की तरफ वार करने के लिए उसको चालू कर रखा। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसी को हम क्यूबा का मिसाइल संकट कहते हैं, क्योंकि पूरा जो घटना का केंद्र था क्यूबा ही था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट इसे रखा गया। और क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चरम बिंदु कहने का मतलब कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद स्थितियां समान होने शुरू हो गए, जो संबंध थे महाशक्तियों में, जो तनातनी थी, वो थोड़ा नरम होने लगा। तो इसी यानी शीत युद्ध का चरम बिंदु था, शीत युद्ध खत्म होने के कगार पे धीरे धीरे यहीं से शुरू हो गया। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है हमारा खत्म हो चुका है। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को कवर किया गया है आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 अगले वीडियो में आएगा, पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।